देखो, अब 1 महीने का हमारे पास टाइम बचा है, ठीक है, और 1 माह का टाइम बचा है, और अपने पास पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या रहती है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, पता है जब सेशन स्टार्ट होता है ना, तभी हमारे पास हमको एक सूची प्रोवाइड करता है, ठीक ना, सिलेबस की, ठीक ना, कि आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है और आपसे वो क्या क्या पूछेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो देखो, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी भी किया गया है, और ये तुम्हारे पास हिंदी का है, ठीक ना, 9वीं का हिंदी का है। अच्छा, तुम्हारे में पैटर्न क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम जान लें कि पैटर्न क्या होता है, ठीक है। 3 घंटे का टाइम रहेगा और 75 नंबर का पेपर रहेगा। सबसे बड़ी चीज यही है कि 3 घंटे का टाइम, 3 घंटा मतलब 180 मिनट का टाइम, और 75 नंबर का पेपर, ठीक है। और हम पेपर लिख क्यों नहीं पाते हैं या क्वेश्चन क्यों छोड़ जाते हैं, क्योंकि हमसे बनता नहीं है, या फिर हम ताका झाकी इधर उधर करते हैं, इस वजह से हमसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर हम लिख नहीं पाते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि पैटर्न क्या रहेगा, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, और फिर क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा अभी कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन रेडी करके रख लेने हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी मैंने बताया ना कि 75 का ये पैटर्न रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये 75 का पैटर्न सभी में चलता है ना, आपके में ये ध्यान रखना है, सभी विषय में चलेगा। इसमें ओबीजे जो तुम्हारे पास रहेगा, ओबीजे अगर हम बात करते हैं, वो तुम्हारे पास कितने नंबर का आता है, 30 अंक का, ठीक है। कितने अंक का रहेगा, 75 में से 30 अंक का तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। और 2-2 नंबर के आपके पास आते हैं 12 क्वेश्चन, यानी 12 दूनी कितना हुआ, 24 अंक का ये बन गया, ठीक। अच्छा, 2-2 नंबर के 12 तो प्रश्न कौन कौन से आएंगे, ठीक ना, ये मैं आपको शायद बता भी चुका हूं, और मैं एक बार और लिख के आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक ना। तो अब 3-3 के अंक के क्वेश्चन कितने बनने वाले हैं आपके पास, 3, यानी 3 त्रिकाई कितना हुआ, 9, और 4-4 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे, 3, यानी 4 तिहाई 12। और अगर हम सबको जोड़ते हैं तो ये तुम्हारे पास 9 अंक हुआ, ये तुम्हारे पास कितना हुआ, 12 अंक हुआ, ये टोटल मिलके तुम्हारे पास कितना हो गया, 75, यानी 75 अंक जाके तुम्हारे पास यानी जनरेट हुआ। ये आपका टोटल 75 का बन के रेडी, ठीक। यानी आपका ये जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक ये क्या हुआ, 75 का हुआ। अच्छा, जो समय है, तो समय आपके पास कितना रहता है, 3 घंटे। 3 घंटा मतलब 180 मिनट। 180 मिनट को मैनेज करना कैसे, कितना आसान रहता है, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। एक चीज और पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, लेकिन जो 2 अंक के क्वेश्चन 12 आते हैं, वो 2 अंक के क्वेश्चंस को लिखने के लिए कम से कम 30 शब्दों में उत्तर लिखना पड़ेगा। कितने शब्द में, 30 शब्द में, 30 शब्द होने चाहिए आपके पास शब्दों में, ठीक। अच्छा, जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चंस के आंसर 30 शब्द में हो, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे भी होते हैं कि 30 शब्द में ना हो, कि 2-4 शब्द में ही आ जाते हैं ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर ये कोशिश करिए कि सभी लगभग वो इसमें से एक आध क्वेश्चन ही रहेंगे जो नॉर्मल पूछ लेता है, नहीं तो लगभग ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो 30 शब्द तक में आपको आंसर देना भी पड़ेगा, ठीक है। 3-3 अंक के जो क्वेश्चन होते हैं, तो 3-3 अंक के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो 3-3 के 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 त्रिकाई 9, इनको लिखना होता है कम से कम 75 शब्दों में। मिनिमम कितना लिखना होता है आपको, 75 शब्दों में। मैक्सिमम आप 2-4 मतलब बढ़ा भी सकते हो, 75 से 80 के रेंज में लिखना है। और 4-4 अंक के क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं 120 शब्द में। कितने में, 120 शब्दों में। जब आप इस रेंज को फॉलो करते हो ना, तब आपको चेक करने वाला पूरे का पूरा नंबर देता है, ठीक है। और अगर आप इस रेंज को फॉलो नहीं करोगे ना, शब्द सीमा कम रहेगी ना, जैसे मान लो 3 नंबर के तुम क्वेश्चन के आंसर तुमसे 3 नंबर का पूछा है, और तुम 75 शब्द तक नहीं लिख पाए, मतलब 75 शब्द मतलब समझ रहे हो, कम से कम 10-12 लाइन, ठीक है। अगर आप उतना मेंटेन नहीं किए, ठीक है, क्योंकि एक लाइन में जनरली 6 से 7-8 शब्द तक की सीमा रहती है, इससे ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है। वो कॉपी पे भी डिपेंड करता है कभी कभी, ठीक है। तो अगर 75 शब्द तक नहीं मिला, मतलब थोड़ी से ठीक ठाक नहीं लिखा दिखा, ठीक है, कम शब्दों में लिखा हुआ है, तो 3 नंबर का आप आधा ही पाएंगे, फिर 1.5 नंबर, 2 नंबर, ठीक ना, जरूरत पड़ने में 1 नंबर, ठीक ना, पूरा तो वैसे भी नहीं पाओगे फिर इस केस में। जब आप बिल्कुल स्पष्टता लिखोगे तब सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। 4-4 नंबर के 3 अंक रेडी कर, मतलब 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, जो तुम्हारे पास कितने नंबर का रहेगा, 12 अंक का रहेगा, 120 शब्द में तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, 120 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, अब देखो, पहले एक प्लान बिल्कुल रेडी कर लेना है आप लोगों को, कि हमको बिल्कुल पूर्णतः एक चीज रेडी रखना है,
कि हमसे पूछेगा क्या क्या और हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला काम तो तुम्हारे पास 3 नंबर के लिए बना लो आप ऐसे, 4 नंबर के लिए आप ऐसे बना लो, ठीक। 3 अंक और 4 अंक के लिए जब तुम बना के रेडी रखोगे तो कम से कम तुमको पता रहेगा कि हमको पढ़ना क्या है। एनुअल का है, चूंकि अब बार बार मैं बताऊंगा भी नहीं, एक बार मैं बता दिया तो बता दिया, ठीक है, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या आपको दिमाग में रखना है और लेके चलना है। तो इस केस में आप देखो कि पहले हम 4 नंबर में बात करते हैं। आप एक आवेदन पत्र रट डालो, लिख डालो कई बार, ठीक ना। आवेदन पत्र जनरली आता है, ठीक ना, शाला शुल्क मुक्ति के लिए आता है कि फीस माफ करने के लिए हो जाए, साफ सफाई के लिए हो जाए, टीसी के लिए हो जाए, छुट्टी के लिए हो जाए, बहुत नॉर्मल टाइप में 9th में पूछता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, कुछ मैं आवेदन पत्र बता भी दूंगा, लिखा दूंगा, टिक करवा दूंगा, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। एक तो निबंध जरूर पूछता है। क्या पूछता है? निबंध। निबंध को भी आपको क्या करना है, निबंध जो आता है ना वो रूपरेखा के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। मतलब पेपर में देखिए जब क्वेश्चन बनाएगा ना निबंध का पूछेगा 4 नंबर में, तो आपसे कहेगा कि रूपरेखा सहित लिखिए। मतलब पहले आप रूपरेखा मतलब आप कौन कौन से पॉइंट को लिखने वाले हैं। तो रूपरेखा में जैसे मान लो आ गया पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, मान लो पूछ रहा है, सपोज मान लो थोड़ी देर के लिए कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में आया भी था शायद, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, ठीक है। तो आप लिखते क्या है, पहले नंबर में आप बताएंगे क्या, प्रस्तावना, ठीक है। दूसरे नंबर में क्या बताओगे, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण क्या है। फिर प्रदूषण के प्रकार, ठीक ना, मान लो तीसरे नंबर में बन गया प्रदूषण के प्रकार। चौथे नंबर में आपने बना दिया प्रदूषण फैलने के कारण, क्यों प्रदूषण फैल रहा है। 5वें नंबर में आपने बना दिया क्या, प्रदूषण को रोकने के उपाय। और 6वें नंबर में आपने लिख दिया उपसंहार, ठीक ना। उपसंहार आपने लिखा, मतलब आपको बताना है कि हम क्या क्या एक्सेप्टेबल कर सकते हैं, ठीक ना, कि प्रदूषण ना फैले, वो आपकी राय होती है लास्ट में। तो ये कुछ टॉपिक्स आप बना दिए, ठीक ना। अब इन टॉपिकों के बारे में आप सोचो, अगर 120 शब्द में लिखना है, अगर हम एक मतलब एक टॉपिक के बारे में 20-20 शब्द भी लिखें तो हमारा पूरा A to Z कंप्लीट हो जाता है, ठीक ना। यानी निबंध बहुत अच्छे से हर एक का नंबर मिलता है, ठीक ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम होके जाएंगे तो वही निबंध लिख लेंगे, ठीक ना, ऐसा नहीं है। पहले से प्लान करना पड़ता है कि हम पहले से 8-10 टॉपिकों को पढ़ लें, उनके रूपरेखा को पढ़ लें, और रूपरेखा से हम कुछ चीजों को पढ़ के रखें, इनके बारे में पढ़ लें, तब तो हम जानेंगे, तब तो वहां पे लिख पाएंगे, नहीं तो शब्द ही नहीं मिलते हैं आपको लिखने के लिए, ठीक। तो ये होना चाहिए, ये एक प्लान के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से आप बिल्कुल टॉपिक बना के रेडी रखिए सारी चीजें। अच्छा, एक 4 नंबर में आपके पास आता है अपठित गद्यांश। क्या आता है? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब आता है पैसेज, उसी में ढूंढ के उसी का लिखना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास 4-4 नंबर का था कि हमको 4-4 नंबर में क्या बिल्कुल प्लान हमारा रेडी होना चाहिए, और एनुअल तक के लिए, ये एनुअल का ही तो है मेन, ठीक ना। एनुअल तक के लिए आप बिल्कुल फाइनल रख लीजिए, बिल्कुल कई बार पढ़िए, इतने बार पढ़िए कि सारी चीजें क्या हो जाए, रट जाएं, ठीक ना, पूर्णतः। अच्छा, 3 नंबर के क्वेश्चन कौन से? देखो 4 नंबर के कितने आसान क्वेश्चन है। अगर पता है हमारा पूरा फोकस, सबसे ज्यादा आप फोकस करेंगे किसमें, बड़े क्वेश्चन में छोड़ दीजिए, बड़े क्वेश्चन आपको नंबर वैसे भी देके जाएंगे, ठीक ना। छोटे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फोकस करना है। छोटे क्वेश्चन में आप फोकस करेंगे तो सोचिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव पूरा 30 पढ़ डाले तो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ, उसके पश्चात तुम्हारे पास क्या हुआ, 12 दूनी 24 नंबर का तुम्हारे पास क्या कहलाया, 2-2 नंबर के क्वेश्चन कहलाए। 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो 12 नंबर के बन जाए, मतलब 12 क्वेश्चन आएंगे तो 24 नंबर का है, तो आप सीधे कहां पहुंच जाते हैं, 54 नंबर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन में आप फोकस कर लो, ऑब्जेक्टिव आप पहले पढ़ डालो, पूरा रट डालो, 30 नंबर देके जाता है। पूरे पेपर का 40% भाग ऑब्जेक्टिव होता है, और 2-2 नंबर के 12 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर दिए तो 12 दूनी 24 नंबर आपको मिल गए, 54 नंबर पा गए। अब देखो कितना आसान था। आवेदन पत्र हमसे बनी जाएगा लिखने के लिए, आवेदन लिख सकते हो, निबंध लिख सकते हो, और पैसेज लिख सकते हो। तो 4-3 12 नंबर आपको यहां से नहीं मिल गए, तो देखिए कितना हो गया, यहां से 4-2 6 66 नंबर पहुंच गए आप, ठीक है। अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन मतलब 75 नंबर में, तो कुछ नंबर ऊपर नीचे कटेंगे भी मान लीजिए, तो अभी आप पूरे में पूरा नहीं पाएंगे, तब भी एक अगर हम माने तो 10-12 नंबर में कम से कम 10 नंबर तो पा ही जाएंगे ना आप, ठीक। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपके पास सबसे ज्यादा नंबर बढ़ाने का काम करता है कौन, ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के क्वेश्चन, इनमें नंबर नहीं कटते हैं। अगर आप बिल्कुल सही तरीके से लिखे हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, इसलिए आप पूरा फोकस, पूर्णतः फोकस करिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन में, इसका अतिरिक्त किसी में नहीं करना है। अब देखिए 3 अंक के लिए अगर हम बात करते हो, 3 अंक में तुम्हारे पास क्या आता है, तो 3 अंक में तुम्हारे पास पूछे जाने वाले संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। एक संदर्भ, 2 आएंगे, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, ठीक। अच्छा, एक आता है गद्य खंड का, गद्य मतलब कहानी वहानी का, और एक आता है तुम्हारे पास कहां से, पद्य खंड का। और एक पता है विज्ञापन लेखन सूचना लेखन आता है, ठीक ना। विज्ञापन लेखन सूचना लेखन के नाम से आता है। विज्ञापन कैसे लिखते हैं, विज्ञापन निकालने के लिए भी आता है, विज्ञापन लेखन,
विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन वगैरह पूछता है। इसके बारे में मैं बताता हूं अभी कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, शब्द सीमा कैसे मेंटेन, ये शब्द सीमा तो मेंटेन करके लिखना पड़ेगा, ये तो मान लीजिए, ठीक है। अब आती बात कि टाइम मैनेजमेंट हमारा नहीं हो पाता है। टाइम मैनेजमेंट तुम खुद नहीं करते हो, ठीक ना, नहीं समझे। टाइम मैनेजमेंट करने का कारण, अगर कोई ये कह रहा है कि हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो एग्जामिनर देखो, जो एग्जाम हमसे लिया जा रहा है ना, उसमें इन एडवांस में टाइम, एक्स्ट्रा टाइम दे के हमको भेजा जाता है। 3 घंटे का समय बहुत होता है। हम अपना टाइम कब लॉस करते हैं, जब हमसे बनता नहीं है, या तो हम ताका झाकी पूछते रहते हैं, इधर उधर डिस्टर्ब खुद होंगे, दूसरों को कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, टाइम पूरा निकल जाता है। तो ये नहीं करना है, पढ़ के जाइए तो ज्यादा बेस्ट रहता है, पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक। तो देखिए, अब आप दिमाग लगाइए कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो हमारे पास 180 मिनट है। कितना मिनट है, 180। अब आप नॉर्मल बताइए मेरे को कि 30 नंबर का ओबीजे रहेगा, 30 अंक का रहे क्या, ओबीजे, मतलब 30 ओबीजे है। तो 30 ओबीजे को लिखने के लिए हम मान लेते हैं कि आपको 30 मिनट का समय लगता है। कितने का लगता है, 30 मिनट। ये करना कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ लिए, मान लीजिए आ गया कि रामचरितमानस का रचयिता है तुलसीदास, सूरदास, ठीक है, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आपको पता है कि तुलसीदास का रचयिता कौन है, सॉरी, तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचयिता है, तो आपका आंसर सिर्फ क्या बन जाएगा, तुलसीदास। तो एक एक शब्द के आंसर लिखने में कितना समय लगेगा, एक एक मिनट का, नॉर्मली एक एक मिनट का लगना है, ठीक है। तो 30, वैसे 30 मिनट भी जब आपसे पूरा बनता है ना, पूर्णतः बनता है ना, तो 30 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बिल्कुल फाइनल लिख के रेडी कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड केस, अब ये मान लेते हैं कि आपको 30 ऑब्जेक्टिव लिखने में 30 मिनट का समय लग गया, ठीक है, 30 नंबर का आएगा। 2-2 अंक के क्वेश्चन जो है वो आते हैं 2/12, ठीक है, 2-2 अंक के पूछे जाते हैं, मतलब 2-2 अंक के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन रहेंगे। अब 1-2 नंबर का क्वेश्चन लिखने में आप कितना समय लोगे, ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हो। हम मान लेते हैं कि आप 3 मिनट लेते हो, कितना लेते हो, 3 मिनट। अगर हम 3 मिनट मान लेते हैं, हम इसको 30 मिनट भी नहीं मानते हैं, चलो हम इसको 40 मिनट मान लेते हैं, भैया 10 मिनट और तुम ले लो, ठीक है, कि 40 मिनट में तुम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो, ठीक है। अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए आप कितना ज्यादा समय लोगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर के क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन से लिखने के लिए, अगर आपसे बिल्कुल विधिवत अच्छे से याद रहता है, तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से राइटिंग बना के आप मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप लिख सकते हो, ठीक ना। हम 3-3 मिनट मान लेते हैं, तो 3 मिनट अगर हम एक क्वेश्चन में भी दे रहे हैं, तो 12-3 36, हम 36 न मान करके पूरा हम इसको 40 ही मान लेते हैं। भैया हमारा जो है वो 40 मिनट का टाइम लग रहा है। कितने का लग रहा है, 40 मिनट का। 3-3 नंबर के क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अब देखो 3-3 नंबर में, 3-3 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो एक संदर्भ प्रश्न व्याख्या, एक संदर्भ प्रश्न व्याख्या, और एक तो विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन। इन क्वेश्चनों में हम मान लेते हैं कि आपको 10-10 मिनट लगते हैं। कितना लग गया, 10-10 मिनट। तो 10-10 मिनट भी अगर आप रेंज लेके चले, तो 3 नंबर के आते हैं कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, तो कितना आ गया तुम्हारे पास 10, देखो 3-3 नंबर के तुम्हारे, सॉरी 3-3 नंबर के आपके पास क्वेश्चन बनेंगे 3/3। तो हम मानते हैं कि 3 क्वेश्चन को लिखने के लिए 10 कितना हो गया, 30। तो 30 मिनट को भी छोड़ दो, हम 40 मिनट मान लेते हैं कि हमको इसको भी लिखने में 40 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। अब 4-4 नंबर का आवेदन पत्र तो आप वैसे भी 5 मिनट में लिख लेते हैं, ठीक ना। आपके गद्यांश भी आप 5 ही मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो कर लेंगे, तुरंत ही कर लेंगे, निबंध लिखने में। फिर भी ये सबको भी अगर हम मान लें कि चलो चारों क्वेश्चन को मिला करके हम मान लेते हैं कि 40 मिनट इसमें भी लग रहे हैं। कितना लग रहा है, 40 मिनट। भाई 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसको भी लिखने के लिए मान लेते हैं कितना लग गया, 40 मिनट लग गया, ठीक। अगर हम ये मान रहे हैं कि चलो इनको सब लिखने में, ठीक, 40 मिनट का समय लग रहा है, तो देखो तो जोड़ो तो थोड़ी से, कितना हुआ, 0 और 4 चाकू 16, कितना हुआ, 160 मिनट। फिर भी आपके पास 20 मिनट बचा कि नहीं बचा, मैंने तो बहुत टाइम जोड़ लिया। जब जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं ना, उनको इतना टाइम ही नहीं लगता। उनके लिए पता है पेपर मात्र 1.5 से 2 घंटे का होता है, अधिकतम 2 घंटे, इतने में वो फाइनल कर लेते हैं। लेकिन जो पढ़ के नहीं जाते हैं उनको पूरा समय, पूरा 3 घंटा भी कम टाइम लगता है उनको, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो इधर उधर करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, खुद डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए ये पता होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट अपन को कैसे करना है। तो पहला फोकस आपको ये करना है कि हम पूर्णतः अच्छे से रट डालें, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव रट लें और 2-2 नंबर के क्वेश्चन रट लें। अगर ऑब्जेक्टिव और 2-2 नंबर के क्वेश्चन से ही आप कहां पहुंच जाते हैं, सीधे 54 नंबर पे। फिर अगर आप देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, क्या प्लान पूरा तैयार करो कि इसमें से कौन कौन से आ सकते हैं, ठीक ना।
इनमें हम सब बता भी देंगे, टिप भी करवा देंगे। ये तो आपसे वैसे बन जाएगा। निबंध आप अपने से दिमाग लगाइए, ठीक है, निबंध हम अपने से पढ़ लें, ठीक है, निबंध के टॉपिक्स पढ़ लें, उसके बारे में पढ़ें और उसको हम याद कर लें थोड़ी से टॉपिक्स के बारे में कि कौन कौन से टॉपिक इसके रूपरेखा में आ सकता है, और उसके बारे में लिखते बनना चाहिए, शब्द सीमा मेंटेन होनी चाहिए। आवेदन पत्र आप 2-4 तो अच्छे से लिख के पढ़ डालो। अब गद्यांश पैसा तो वैसे बन जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं, उसी में ढूंढ के उसी में तो लिखना रहता है, ठीक, और बहुत ही साफ सुथरा लिखना है, ठीक है, उपटांग नहीं लिखना है। ये था पूरा तुम्हारा प्लान पेपर का, पैटर्न का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो देखो 12 क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, और 3 नंबर और 4 नंबर का तो क्लियर है। 12 क्वेश्चंस जो बनेंगे वो कहां कहां से बनते हैं। ये जो आप यहाँ पे पाठ पढ़ते हैं ना, यहाँ पे जितने भी पाठ देखिए, जैसे साखियां एवं शब्द, वाक, सवैया, कैदी, कोकिला, ग्रामश्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इन्हीं से बनेगा। इससे ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। टोटल पता कितने नंबर का आएगा, 17 नंबर का आएगा यहाँ से। मतलब कहां से, ये तुम्हारे पास काव्य खंड से, क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से, ठीक है, ये जो पाठ दिए इन पाठ से। अब देखो मैंने क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है, ये पाठ के तो क्वेश्चन आंसर आप लिख के पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट होता है पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, तो क्वेश्चन यहां से बनता है, 2 नंबर के क्वेश्चन, इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और यहां भी बनेगा। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम और समय सीमा लिखिए, प्रश्न है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं ना, यही प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बन के यही फ्रेम होता है, ठीक है। तो जिनको लिखना होगा तो लिख भी सकते हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है मैं बोल रहा हूं तो लिख सकते हो, बोलने पर ही तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो पद्य साहित्य का क्या होता है, अगर क्वेश्चन बन रहा है तो क्या बनेगा, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम और समय सीमा लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद भक्ति काल के बारे में पूछता, तो आपसे ये पूछ सकता है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं। भक्ति काल की 2 विशेषता बताइए। भक्ति काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी रचना लिखिए, ऐसा पूछ सकता है। अच्छा, आधुनिक काल जो है वो, आधुनिक काल इन 3 के बारे में पूछेगा, छायावाद, प्रगतिवाद और नई कविता। छायावाद की 2 विशेषता बताइए। छायावाद के 2 कवियों के नाम बताइए और उनकी रचना लिखिए। और छायावाद में 2 ही बनाएंगे, क्वेश्चन बना सकता है। अच्छा, प्रगतिवाद में सेम, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए, और प्रगतिवाद काव्य के 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। 2 विशेषताएं, 2 ही पढ़ना, 2 से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, पर अच्छे से पढ़ना है। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। ये नई कविता की 2 कवियों के नाम, नई कविता के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 क्या लिखनी है आपको, विशेषताएं लिखी है, सॉरी, नई कविता के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही फ्रेम होता है, यहीं से, ये पहले तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आपसे क्या क्या पूछेगा वो, ठीक है। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास क्या है, मतलब हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है, नाम और समय सीमा लिखिए। भक्ति काल के बारे में पूछ रहा तो भक्ति काल की 2 विशेषता लिखिए, प्रश्न ये बनाएगा। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम बताइए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ये भी कहा जाता है क्योंकि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आधुनिक काल में छायावाद को पूछेगा, छायावाद की 2 विशेषता लिखिए। छायावाद के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। प्रगतिवाद में सेम बनाएगा, प्रगतिवादी काव्य की 2 विशेषता लिखिए। प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की 2 विशेषताओं के बाद बोल सकता है तो ये बोले कि नई कविता के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। कवि परिचय आएगा, कवि परिचय में आपके पास, ठीक ना, जैसे कवि परिचय, हालांकि कवियों का नाम मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर से, तो कवियों का नाम मतलब किनको अपन को पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है ये पता चलेगा। भावार्थ का मतलब, ये देखो भावार्थ लिखा ना, भावार्थ मतलब लिखा ना, संदर्भ प्रसंग भावार्थ काव्य सौंदर्य, है ना, ये वही है जो 3 नंबर में आना है। मतलब यहां से कविताओं की 4 लाइनें दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा भैया आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है, समझ गए, तो ये 3 नंबर का बनाएगा। उसके बाद देखो काव्य बोध से आने वाला है कितने नंबर का, 10 नंबर का। ऑब्जेक्टिव भी बनाएगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बनाएगा। तो काव्य में क्या बोलेगा, काव्य की परिभाषा लिखिए, काव्य कितने प्रकार के होते हैं, काव्य क्या है, काव्य की परिभाषा, काव्य को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। संक्षिप्त परिचय में तुमसे पूछेगा खंड काव्य महाकाव्य, क्योंकि काव्य में आता प्रबंध काव्य में बनेंगे, ठीक है। खंड काव्य महाकाव्य में अंतर लिखिए। किन्हीं 2 खंड काव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। खंड काव्य की 2 विशेषता लिखिए या महाकाव्य की 2 विशेषता लिखिए, ये प्रश्न बनाएगा। रस का समान परिचय और प्रकार में तुमको बताया गया है। रस के से क्वेश्चन क्या बनेगा कि रस क्या है, ठीक ना, रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, ठीक है, नाम ऐसे पूछ सकता है, ये पूछता है ऐसे, तो रस क्या है, ठीक है, मतलब प्रश्न बना लेगा खुद ही, रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए, तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव, ठीक। फिर ये पूछ सकता है कुछ रस में स्थायी भाव और तुम्हारे पास क्या हो गया, संचारी भाव में अंतर पूछता है, 2 अंतर पूछ सकता है। इसमें तुम्हारे पास शांत रस हो गया, हास रस हो गया, वीर रस हो गया,
करुण रस हो गया। ये 4-5 रस ऐसे हैं जिनके बारे में खूब पूछता है, इनको अच्छे से बिल्कुल रट लेना है। अब छंद के बारे में पूछता है, छंद क्या है, छंद कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, परिभाषित कीजिए, ठीक ना। फिर पूछेगा दोहा छंद को उदाहरण सही समझाइए, सबाया छंद को उदाहरण सही समझाइए। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं बताओ, दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहे में 24 मात्राएं होती हैं, ठीक ना। कितनी मात्राएं होती हैं, 24। और सबाया सॉरी दोहा के बाद सबाया दिया, और चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, हाँ चौपाई में 16 होता है, ठीक ना। यहाँ पे दोहा और सबाया के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो अलंकार, अलंकार क्या कहलाता है, तो अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न में आता है, ठीक ना, परिभाषित करने के लिए 2 नंबर में। अच्छा अलंकार में कौन कौन से प्रश्न बनाता है, ये टॉपिक बताया है कि पूछ सकता है अनुप्रास अलंकार क्या उदाहरण सही समझाइए, यमक अलंकार क्या उदाहरण सही समझाइए, उपमा अलंकार क्या उदाहरण सही समझाइए, उत्रूपक अलंकार क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, मानवीकरण अलंकार क्या उदाहरण सही समझाइए, ये पूछता है, प्रश्न बनाता है। अच्छा नेक्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो क्षितिज के, अब देखो सेकंड वाले में गद्य खंड से, मतलब जो तुम्हारा क्षितिज का है ना, क्षितिज भाग 1 का गद्य खंड है जिसमें कविता कहानी, ये कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है, ठीक ना। इनमें से भी ये जो पार्ट है, इन पार्टों में से आपसे क्या पूछा जाएगा भैया, इन पार्टों में से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक ना। क्योंकि 17 नंबर का बन रहा है, 17 नंबर का पूछा जाएगा, कम नहीं है 17 नंबर, बहुत है, ठीक है। अच्छा फिर क्या पूछेगा तुमसे, गद्य की विधाओं का समान परिचय, कहानी के बारे में, पेपर में जानते हो कैसे आता है, कहानी की परिभाषा, कहानी को परिभाषित कीजिए, प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है, ठीक है। प्रश्न क्या बनाता है कि प्रेमचंद के अनुसार कहानी क्या है, ठीक है। कहानी की परिभाषा प्रेमचंद के अनुसार आपको बतानी है। कहानी क्या है, निबंध क्या, पेपर में ऐसा भी पूछता कि 2 कहानियों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम बताइए, ठीक है। मतलब 2 कहानी का तुम नाम बताओ और उन कौन लिखा है, जैसे तुम बात लो बता दिए कि 2 बैलों की कथा, एक कहानी तो है, ठीक ना, तो कौन है रचनाकार, प्रेमचंद जी हैं, ठीक ना। पंच परमेश्वर, उसके भी प्रेमचंद जी हैं, तो मतलब 2-3 कहानियों के नाम और उनके अलग अलग कवियों के नाम जरूर याद रखना, लेखकों के नाम। एकांकी क्या है, ठीक है। और यहां से जानते हो ये जो कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, यात्रा वृत्तांत, डायरी, संस्मरण और व्यंग विधा, इनके बारे में भी पूछता है, ठीक है। पूछता है कहानी और एकांकी में, मतलब ये पूछता है, ठीक ना, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए, कहानी उपन्यास में अंतर लिखिए, ठीक ना। ऐसे करके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनके बारे में भी अपन बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछा जाएगा। अच्छा उसके बाद देखो लेखक परिचय, तो लेखक परिचय में पहले वाले में मतलब लेखक परिचय भी मैं स्पेशली बता दूंगा, ठीक ना, पर लेखक परिचय विशेषता अगर हम बात करें ना तो प्रेमचंद जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये तो ठीक है, व्याख्या भी आएगा, बता दिया 3 नंबर में व्याख्या आएगा, संदर्भ प्रसंग व्याख्या आएगा, ठीक से बिल्कुल, ठीक है। अब संधि समास में देखो, संधि समास का सामान्य परिचय एवं भेद, भेद का मतलब होता है प्रकार, भैया संधि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए, परिभाषित कीजिए। समास क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित कीजिए। संधि समास में अंतर भी पूछता है, 2 नंबर में ही पूछेगा, इससे ज्यादा कहीं से नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ कितने का पूछेगा, 2 नंबर का ही पूछेगा। निपात शब्द क्या है, उदाहरण से परिभाषित कीजिए। तत्सम शब्द क्या है, समझाइए, उदाहरण से लिखिए। तद्भव शब्द क्या है, बना लेता है। देशज शब्द क्या है, विदेशी शब्द क्या है, आंचलिक शब्द क्या है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, इन्हीं को डिफाइन करवाएगा। जो टॉपिक दिया ना उस टॉपिक से बाहर कभी नहीं पूछता, यहीं से पूछता है। फिर देखो वाक्य परिचय, वाक्य परिचय एवं भेद, वाक्य कितने, वाक्य क्या है, ठीक ना, वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर आपको समझाना है। मुहावरा क्या है, लुकोक्ति क्या है, मुहावरा और लुकोक्ति सब तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, और उसके वाक्य का प्रयोग करते बनना चाहिए। फिर कृतिका में जो तुम्हारे पास है ना, तो देखो कृतिका नामक पाठ से 8 नंबर का आएगा। कृतिका जो आपकी बुक है ना, तो कृतिका बुक से कितने नंबर का बनेगा, 8 नंबर का, ठीक। 8 नंबर में तुमसे पूछेगा, यहां से पता है ऑब्जेक्टिव कह रहेगा, कम से कम ऑब्जेक्टिव रहेंगे 5-6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक तो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। इस जल में प्रलय किस विधा में लिखा हुआ है, क्योंकि विधा पूछता है कि किस किस विधा में लिखा हुआ है। मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, इससे आधारित प्रश्न बनेंगे तुम्हारे पास। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो। पता है इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, अध्ययन में या परीक्षा बोर्ड में ये पूरे टॉपिक्स जैसे इसमें बना वैसे उसमें बन के पीछे ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दिए जाते हैं। आप परीक्षा अध्ययन या बोर्ड उठाइए और पूर्णतः एक तरफ से लिख के पढ़ डालिए, बिना लिखे पढ़ डालो, तुम जिसके पास है उसी से मतलब आप पढ़ डालो, ठीक है। लिखने का तो अब टाइम नहीं है, लेकिन क्योंकि अब अपने पास 1 मिनट समय बचा है। फिर देखो अपठित बोध में मतलब अपठित का काव्यांश गद्यांश आएगा, लिखने के लिए था उसी ढूंढ के उसको लिखना। पत्र लेखन बता दिया। अनुच्छेद लेखन में देखो अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सिर्फ 3 टॉपिक आपसे पूछेगा। 3 नंबर पे जो एक क्वेश्चन बनाया था ना मैं, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, इसके अतिरिक्त तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। और निबंध में तुम्हारे पर निबंध जब लिखना होता है तो रूपरेखा सहित लिखना होता है। यही था तुम्हारा हिंदी का पैटर्न। अच्छा हिंदी का पैटर्न तो ये मान लो ठीक है, ठीक है। और ये सब बताया गया था कि देखो कौन कितने विकल्प आएंगे, कहां कहां, तो देखो 6 विकल्प रहेंगे, 6 रिक्त स्थान, 6 सत्य 6 सही जोड़ी, 6 क्या रहेंगे तुम्हारे पास,
एक शब्द में उत्तर। ठीक है, ये सब तुम्हारे पास क्या है, पूरा का पूरा आपको इसी पैटर्न पर तैयार करना है। सबसे ज्यादा नंबर अगर आपको लेके आना है तो आपको मेहनत करना होगा, और इसी पैटर्न पे अगर आप तैयार कर ले गए तो इसका साफ मतलब है कि हाई फाई नंबर आपके आएंगे। ठीक है, और बाहर का क्वेश्चन आता ही नहीं है, पहले से ही बता दिया जाता भैया कहाँ से तुमको कितना पढ़ना है। ठीक है, आई बात समझ में हम क्या बोले। ठीक, तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, पूर्णतः रेडी कर लेना है। और फिर उसके बाद मैं मैथ का भी बता दूंगा, मैथ का, सोशल साइंस का, ठीक है, संस्कृत का, जितना भी जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब में अपन डिस्कशन कर लेंगे सब। ठीक है,